प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ जुड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स यदि आप लाना चाहते हैं तो उसका मूल मंत्र होता है प्रैक्टिस। जहाँ तक हो सके आप प्रैक्टिस करें। यदि हो सके आपको यदि आप मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर पाएँ तो आप मॉक टेस्ट भी लगाएँ, क्योंकि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस ही एक ऐसा मंत्र है जो किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का एक तरीका है। यदि आप ठीक है ना? तो आप इसी क्रम में हम प्रैक्टिस के क्रम में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बनवाली, ऑप्शन बी दिया गया चंदहुदड़ो, ऑप्शन सी दिया गया सुरकोटदा, ऑप्शन डी दिया गया रोपण। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? यदि आपको आता है तो आप अपने मन में सोच लीजिएगा। आशा है आपने सोच लिया होगा। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुरकोटदा। ऑप्शन सी सुरकोटदा। ऑप्शन सी सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारा सुरकोटदा गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिले में सुरकोटदा है। एक बात और याद रखना कि घोड़े की अस्थियां लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। लोथल भी हमारा कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास 4 वेद हैं, लेकिन 4 वेदों के 1 या 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। उन ब्राह्मण ग्रंथ को जानकारी होना आवश्यक है। ऑप्शन में दिया गया है सामवेद, बी ऑप्शन दिया गया है यजुर्वेद, सी ऑप्शन दिया गया ऋग्वेद और डी में कहा गया अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? आप सोच लीजिए। आशा है आपने सोच लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? अच्छा क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए बलवान, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी बाबर। यदि आपको आता होगा तो आपने निश्चित ही सोच लिया होगा। इसका आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए बलवन। बलवन एक तानाशाह शासक था जिसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। ठीक है ना? अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में दिया गया राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी में दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले, नहीं, ऑप्शन बी में किया गया राम गोपाल चट्टोपाध्याय और ऑप्शन सी में दिया गया है आपका स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी में कहा गया आपसे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका आपका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना मैं आपको बता दूं 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। कहाँ पर हुई? कलकत्ता में। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहा गया है, आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राधा कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका आपका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी। कब की थी? 1875, 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन पहले ऑप्शन में कहा गया गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन में हमसे कहा गया बाल गंगाधर तिलक और तीसरे में कहा गया दादा भाई नौरोजी, चौथे ऑप्शन में कहा गया बी आर अम्बेडकर। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन में भाग लिया? क्वेश्चन 8 में पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 कौन सा होगा? आपको यदि आता होगा तो निश्चित ही आपने तय कर लिया होगा कि इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए। मतलब गांधी जी ने सिर्फ एक अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वो अधिवेशन आपका कब हुआ था? 1924 1924 में कहाँ पर हुआ था? बेलगांव। बेलगांव। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली अपनाई थी? पहले ही ऑप्शन में आपसे कहा गया भारत शासन अधिनियम 1935, फिर आपसे कहा गया भारत शासन अधिनियम 1919, अगले ऑप्शन में कहा गया भारत परिषद अधिनियम 1909 और अगले में कहा गया भारत परिषद अधिनियम 1982। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निश्चित ही आपने सोच लिया होगा। यदि आपको आता होगा तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो इसमें क्या किया इन्होंने, ये इंग्लिश में बोला गया है। क्या बोला गया है? इंग्लिश में इसमें बोल दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और यहाँ पर हिंदी में इसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? दास्ता का, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दास्ता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा है? ये आपको यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा है। ठीक है ना। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है निम्नलिखित में से, अब नदी वाले क्वेश्चन आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती? तो पहला दिया गया केन, दूसरा सोन, तीसरा बेतवा, चौथा चंबल। तो केन तो आपकी मिलती है, बेतवा भी मिलती है, चंबल भी मिलती है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सोन। सोन नदी आपकी यमुना नदी से नहीं मिलती। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी लोग जानते होंगे जो तैयारी करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इसी में से कि दक्षिण भारत की किस नदी को गंगा कहा जाता है, तो उसको आप ऑप्शन उसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। गोदावरी को भारत की दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है ना। आपसे पूछ दिया जाए कि इन्हीं चारों में से ऐसी कौन सी नदी है जिसे तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो शांगपो नदी बोला जाता है। ठीक है ना। ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखना, पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहा गया है कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपसे कहा गया है अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी में कहा गया डोडा बेटा, ऑप्शन सी में महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी में चैम्बरा। तो आप इसका राइट आंसर है, यदि आपको आता होगा तो निश्चित ही आपने सोच लिया होगा। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो शिखर है या जो चोटी है वो आपकी केरल में पाई जाती है। केरल, केरल राज्य के इडुक्की, हाँ इडुक्की, जो केरल राज्य है आपका उसका इडुक्की जिला, इडुक्की। ठीक है ना। इडुक्की जिले, केरल राज्य के इडुक्की जिले में पाई जाती है कौन? अनाईमुड़ी की पहाड़ियाँ। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट से आपके लिए पूछा जा सकता है, कई एग्जामों में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है?
ये पर्वतमाला का क्वेश्चन आ गया है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी विंध्या। तो याद रखना, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का सबसे प्राचीनतम अरावली, ऑप्शन सी अरावली। अरावली जो पर्वतमाला है वो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। अब जब भारत का आपको पता है कि भारत का विश्व में दूसरा स्थान है तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है वो है ची चाय चू चाय चू। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चाइना। चाइना आपका कहाँ किस पर है? पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। यदि हम बात करें कि भारत में ऐस कौन सा प्रदेश पहले नंबर पर है जो कि सीमेंट का उत्पादन करता है, तो उसमें हमारा नाम आएगा किसका? एमपी का, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। हमारा ये प्रैक्टिस पहला सेशन था। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम आपको 20 क्वेश्चंस लाएंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे जो यूपी ट्रिपल एससी ने विभिन्न एग्जामों में पूछे होंगे, वही क्वेश्चन लाएंगे। हो उनकी संभावना आपके पेपर में आने की 99 से 100% हो सकती है। ठीक है ना। इसी आशा के साथ हमारे साथ जुड़ने वाले सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं आप सभी के बहुत अच्छे नंबर आएँ और पैट में आप 80 प्लस स्कोर कर सकें। थैंक यू सो मच।